चैप्टर की शुरुआत होती है एक बड़ी बिल्डिंग दिखाने से। वहां पर हमें एक आदमी के आने की एंट्री दिखाई जाती है। वह एक गाड़ी से नीचे उतर रहा होता है। पहले हमें उसके बारे में बताया जाता है। उसका नाम ली जो ह्यूक होता है और वह डीजी ग्रुप में स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में एज ए मैनेजर काम कर रहा होता है। बट तभी वह आदमी यानी हमारा एमसी कहता है कि यह तो सिर्फ बिजनेस कार्ड पे लिखने के लिए है। तभी वह सब लोग बिल्डिंग के अंदर जाते हैं 10वें फ्लोर पे। इसी के साथ एमसी कहता है कि इन रियलिटी मैं एक गैंग कॉरपोरेशन का एक्शन लीडर हूँ। यह जो डीजी ग्रुप है यह ग्रुप असलियत में काफ़ी बड़ा है और इसमें हम तीसरे रैंक पे आते हैं फाइनेंशियल सर्कल में। तभी हमारा एमसी कहता है कि मैं पिछले 15 सालों से इस ग्रुप में काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं असलियत में अंडरकवर पुलिस ऑफिसर हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे एक आदमी को पकड़ने के लिए आया था और उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा हूँ, जो डीजी ग्रुप का चेयरमैन है जिसका नाम जू चियोल सू है। मैं उसे पकड़ना चाहता हूँ और कानून के हवाले करना चाहता हूँ। इसने काफ़ी सारे बुरे काम किए हैं जिसकी कोई गिनती भी नहीं है। बस मैं थोड़ा सा ही दूर हूँ, मुझे कुछ और एविडेंस कलेक्ट करने हैं। तभी हमारे एमसी के फ़ोन पे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि ग्वाइंजांग कॉरपोरेशन में स्किल्ड डीलर्स 10 मिनट में आने वाले हैं। इतना देखकर हमारा एमसी तुरंत बाहर निकलने के लिए लिफ्ट में जाता है। वो लिफ्ट से नीचे आता है और जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है वह देखता है कि काफ़ी सारे लोग हाथ में वेपन्स लेकर उसी के नीचे आने की राह देख रहे थे। तभी उसमें से कुछ लोग एमसी पे हमला करते हैं और उसे मार रहे होते। हमारी एमसी को कुछ समझ में नहीं आता। उससे पहले सब लोग उसे घेर कर पकड़ लेते। कुछ देर बाद एमसी की आंखें खुलती है और वह अपने आप को देखता है। उसे एक बंद कमरे में अंधेरे में एक कुर्सी से बांधा गया होता है। तभी वहां पर एक आदमी आता है और कह रहा होता है कि तुम अब भी काफी अच्छे फाइटिंग करते हो, तुमने मेरे कई सारे बंदों को मारा, सच में मैं तुम्हारी काफी इज्जत करता हूँ। इतना कहकर वह एमसी के मुंह से टेप हटाता है। तभी हमारा एमसी उसे सर बोलता है और कहता है कि आप यह सब कुछ क्यों और किस लिए कर रहे हैं, आपने मुझे क्यों पकड़ा है। तभी वह आदमी कहता है कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता हम सब यह क्यों कर रहे हैं? मेरे से ज़्यादा तुम्हें इसके बारे में सब कुछ पता है, हम यह सब क्यों कर रहे हो। तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, तुम एक्टिंग करने में काफ़ी बढ़िया हो, तुम्हारा तो पहले हमें पता ही नहीं चला, लेकिन अब हमें सब कुछ पता चल गया है। तभी हमारा एमसी कहता है कि मैं पिछले 15 सालों से एक्सपोज नहीं हुआ तो अब कैसे हुआ, तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया, बताओ मुझे। तभी वह आदमी कहता है कि मुझे मेरे ऊपर के लोगों ने सारा सब कुछ बता दिया है। तभी हमारा एमसी कहता है कि किसने मेरी पीठ पे वार किया है, वो चीफ सॉन्ग है या डायरेक्टर पार्क है या फिर डिटेक्टिव यू है, कौन है वो कंफ्यूज होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता। लेकिन तभी वह आदमी कहता है, हे जूयोक, तुम्हें पता है हमारे चेयरमैन ने तुम्हारे ऊपर कितना भरोसा किया था और तुम उनके काफ़ी पसंदीदा भी थे, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने उन्हें 15 सालों से धोखा देते आ रहे हो, झूठ बोलते आ रहे हो। तभी वह आदमी कहता है कि अगर तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दो, हम उतनी तो पूरी कर ही सकेंगे। तभी हमारा एमसी कहता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी वो आदमी हंसता है और कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम बंदे हो, तुम मुझे क्या मारोगे। तभी वह अपने आदमियों को कहता है कि इसे मार डालो। इतना बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। सब लोग हमारे एमसी को घेर कर खड़े हो जाते हैं। उसमें से एक बंदा सामने आता है और हमारी एमसी की तरफ चाकू करता है और कहता है कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता था, लेकिन आपने धोखा दे दिया, तुम एक पुलिस ऑफिसर हो। तभी हमारे एमसी अपने पैर से उसके पैर पे अटैक करता है। वह आदमी नीचे गिर जाता है और तुरंत ही उसके चेहरे पे अटैक करता है। उसके हाथ से चाकू उछल के तुरंत ही हमारे एमसी के हाथ में चला जाता है। हमारे एमसी टेप को काट कर कह रहा होता है कि तुम सब न्यूबी हो, तुम्हें सही तरीके से बांधना भी नहीं आता, तुम्हें और थोड़ा टाइट बांधना चाहिए था। तभी उनमें से कुछ लोग कहते हैं, पकड़ो उसे और मार डालो। तभी हमारा एमसी कहता है कि तुम सब सालों में तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सब लोग हमारे एमसी की तरफ बढ़ रहे होते। पहला बंदा एमसी पे चाकू से हमला करता है, लेकिन हमारा एमसी उस चाकू को रोक देता है और तुरंत ही उसके चेहरे पे वार कर देता है। हमारा एमसी कहता है, मुझे पता है मैं आज मरने वाला हूँ, लेकिन तुम में से कुछ लोगों को लेकर ही मरूंगा। इतना कहकर वह एक और आदमी की गर्दन के ऊपर वार करता है और उसे मार देता है। पीछे से एक और आदमी आके हमारे एमसी पे अटैक करता है, लेकिन वह उसे डॉज कर लेता है। लेकिन तभी अचानक से एक और आदमी आके एमसी के पैर में चाकू घुसा देता है। इस लाइफ और डेथ की सिचुएशन में मुझे अपने पापा की याद आ रही है। यह सब कुछ शुरू हुआ था मेरे पापा के एक्सीडेंट में मौत होने की वजह से। उन्होंने मेट्रो स्टेशन पे 12 लोगों की जान बचाई थी। वो लोग ट्रैक पे गिरे थे, लेकिन लास्ट में वह अपनी जान नहीं बचा पाए।
इतना कहकर वह एक और आदमी के पेट पर जोरदार लात मारता है और कहता है कि मुझे पता है मेरे पापा ऊपर से मुझे देख रहे होंगे, मैं जल्द ही उनके पास जाऊंगा। एक पुलिस ऑफिसर होकर भी मैंने काफ़ी गलत काम किए है, क्या मुझे वह लाइक करेंगे? इतना कहता है तभी एक बंदा सिर पे अटैक करता है और एक और बंदा पीछे से चाकू से वार करता है और यमसी को बाकी सारे लोग मिलकर मार देते हैं। थोड़ी देर बाद यमसी की आंखें खुलती है और वह ऊपर छत को देखता है और झट से उठकर बैठ जाता है और कहता है कि यह तो ह्यूमन नहीं है, क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? यह मैं कहाँ गया? तभी हमारा यमसी फोन में देखता है जहाँ पर 2005 साल लिखा होता है। यमसी कहता है कि यह वही समय है जिस समय मेरे पापा की मौत हुई थी, फिर से इसी समय पर मैं वापस आ गया हूँ। क्या यह सब मेरी पापा की वजह से हो रहा है? क्या वह मुझसे अभी भी प्यार करता है जिसकी वजह से मैं फिर से समय में वापस आ सका? इसके बारे में तो मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन मुझे इस बार अपनी लाइफ को सही तरीके से जीना होगा। यही मेरी अब सच्चाई है। अभी मेरे अकाउंट में 200 मिलियन वॉन है, जिसमें से 100 मिलियन वॉन मुझे गवर्नमेंट के थ्रू पापा के ब्रेवरी अवार्ड के लिए मिले थे और बाकी 100 मिलियन वॉन मुझे पापा ने एक एजेंसी में काम करने के लिए कहा था। वहां पे मैंने इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में काम करा था। वहां पे मैंने 4 साल तक काम किया। उसके बाद वहां से निकलते समय मुझे 100 मिलियन मिले थे। अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं तो मैंने बहुत सारे ऐसे क्रेजी काम किए जो कोई नहीं कर सकता था। जो कुछ भी मुझे करना चाहिए था घर बैठे मैंने वह सब किया। लेकिन अब मुझे पिछली गलतियां नहीं दोहरानी है। अब मैं कुछ और करूंगा जो मेरे लिए सही है। पहले जो सोंगपंग सिटी थी वह रीडेवलपमेंट थी, जैसे कि पहले थी वही है। जैसे जैसे मैं आगे चलते हुए देख रहा हूँ वैसे वैसे मुझे अपने पास्ट की यादें आ रही है। पहली लाइफ में मेरे पापा के चले जाने के बाद मैं हमेशा नशे में धुंध रहता था, हमेशा नशा करता था, ड्रिंक करता था, जब तक कि मेरा सारा बैलेंस जीरो ना हो गया। इसी के बाद मेरे पास कुछ नहीं बचा था। मैंने अपने आप को समझाकर आगे चलना सीखा और बाद में पुलिस ऑफिसर बन गया। यह सब मेरी पास्ट की यादें थी जिसे मैं भूल नहीं सका। आगे चल के हमारा एमसीए कैरियोके बार को देखता है और कहता है कि इसका जो ओनर है उसने मेरी पहले बहुत मदद की थी। पापा गुजर जाने के बाद यहाँ पे मैंने पार्ट टाइम वर्क करना स्टार्ट किया था। तभी एमसी को बार के अंदर से कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है, जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं कि यह एक बार होके भी तुम यहाँ पे अल्कोहल नहीं बेचते हो। तभी वो ओनर कहता है कि हमने यह बार सिर्फ कैरियोके करने के लिए रजिस्टर किया है, इसी वजह से हम यहाँ पे अल्कोहल नहीं बेचते। तभी उन लोगों में से एक बड़ा लड़का कहता है कि हमारे टाउन में तो बेची जाती है, क्या तुम मुझे नीची नजरों से देख रहे हो? अगर हम बाहर की कंट्री से हो तो तुम ऐसा करोगे? तभी वो ओनर कहता है कि नहीं नहीं। तभी वो लड़का उस ओनर का कॉलर पकड़ लेता है और उसे ऊपर उठाता है, उसे मारने लगता है। तभी ओनर कहता है कि खामखा यहाँ पे ड्रामा क्रिएट मत करो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। तभी वह उस ओनर को पीछे धक्का देता है और कहता है कि जिसे बुलाना है उसे बुलाओ, मैं किसी से नहीं डरता। तभी वहां पर हमारा यमसी अंदर आता है और कहता है कि बॉस आप ठीक हो? तभी वह लड़का कहता है कि यह कौन आ गया, साले यहाँ से निकल जा वरना खामखा मार खाएगा। तभी हमारा यमसी बॉस के पास जाता है और कहता है कि मैं अभी 119 पे कॉल करता हूँ। तभी वह लड़का कहता है कि क्या तुम्हारे अंदर इतने गट्स है, क्या तुम मेरे से फाइट करना चाहते हो? जैसे ही वह लड़का यमसी के कंधे पर हाथ रखता है वैसे ही यमसी उसके हाथ को पकड़कर उसे उठाकर जमीन पे पटक देता है। वह लड़का नीचे पटकने पर जोर से चिल्लाता है, उसे दर्द हो रहा होता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तभी यमसी गुस्से में उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है कि तुमने यहाँ पर आकर मेरे बॉस को परेशान कैसे किया? इतना कहकर उनमें से दूसरे मोटे वाले लड़के के गले को पकड़कर जोर से नीचे जमीन पे पटक देता है। इसी के साथ तीसरे लड़के को भी हमारा एमसी मारता है। थोड़ी देर बाद वह 119 पे कॉल करके एम्बुलेंस को वहां पर बुला लेता है। कॉल करने के बाद तुरंत ही वह ओनर के पास जाकर उन्हें उठाकर बिठाता है और कहता है कि आराम से, ज़्यादा मत बोलिए, तुम यहाँ पर कैसे आए और कब आए, तुम ठीक हो? एमसी कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। थोड़ी देर बाद वहां पर एम्बुलेंस आ जाती है और उस ओनर को वहां से हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। उसके जाने के बाद एमसी शॉप का दरवाजा बंद कर देता है और पीछे मुड़ जाता है, जहां पर उसने उन 3 लड़कों को घुटने पर बिठाया था। वह लड़के एमसी से माफी मांग रहे होते। तभी एमसी कहता है कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हें पुलिस के हाथों क्यों नहीं दिया? पुलिस मेरे बॉस को जानते हैं, उन्हें पता है कि मेरे बॉस उसे सेटलमेंट करके इस झमेले से बाहर निकलना चाहेंगे।
और मुझे पता है कि तुम यहाँ से आराम से निकल जाओगे, तुम्हें कोई भी सजा नहीं मिलेगी और मैं यह नहीं चाहता। सबसे पहले तुम बॉस के हॉस्पिटल के बिल्स पे करोगे एंड 12 मिलियन सेटलमेंट फी दोगे और 12 मिलियन सब तोड़फोड़ और इमोशनल डैमेज के लिए दोगे। यानी तुम्हें टोटल मिलाकर 24 मिलियन वॉन देने होंगे हर किसी को, जो टोटल मिला के होते 72 मिलियन। इतने सारे पैसों को सुनकर वह तीनों लड़के शॉक हो जाते, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तभी एमसी कहता है कि मुझे तुम्हारे फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में नहीं जानना, इतना तो तुम्हें पे करना ही होगा। अगर तुम्हारे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है तो यहाँ पे पास ही में ही एक बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहाँ का चीफ मेरी पहचान वाला है, वहाँ पे काम करके तुम मुझे पैसे दे सकते हो। वहाँ पे एक मंथ का 2.4 मिलियन ओन मिलता है, तो तुम मुझे 10 महीनों में वो आराम से पे कर दोगे और इतना काफी है मेरे लिए। क्या तुम्हें समझ में आ गया? अरे इतना भी मत डरो कि सांस रुक जाए, अगली बार यह गलती नहीं होनी चाहिए। तभी वह लड़का कहता है कि क्या तुम हमें जाने दे रहे हो? फिर तभी एमसी कहता है कि अरे नहीं, लाइफ इज रियलिटी, यह समझ नहीं आता तुम्हें, प्लीज हमें जाने दो, हम तुमसे फिर से माफी मांगते हैं हिंगनिम। वेट, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? तुम कौन हो? हम सब यहाँ से दूर टोंगजियोंग सिटी से आए, यहाँ के रूल्स के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है, प्लीज हम पर दया दिखाओ और हमें जाने दो। तभी एमसी कहता है कि यह वही जगह है ना जहाँ पे जियोंग संगनम है? तभी वो लोग कहते हैं हाँ सर, आपने सही कहा, और मैं म्यूजियन मिडिल स्कूल से ग्रेजुएट हूँ। तभी एमसी कहता है कि मैंने भी अपनी पढ़ाई वहीं से की है, 22 सेकंड क्लास से। जैसे ही वह 22 सेकंड क्लास का नाम सुनते हैं वह हैरान हो जाते हैं और वह कहते हैं कि तुम वही ली जुयूक हो ना, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा। तभी एमसी कहता है कि क्या तुम मुझे वहां पे जानते थे? हाँ, हम जब फ्रेशमैन थे तब तुम वहाँ स्कूल के बॉस थे। जब आप पहली बार फर्स्ट ईयर में ट्रांसफर होकर आए थे तो आपने बहुत सारे गुंडों को वहां पे पीटा था और अपने स्कूल को अपने अंडर लिया था, जब तक कि आपको ह्यूंगनिम गैंग से इनवाइट नहीं किया था ज्वाइन करने के लिए। आपने मिडिल स्कूल में बुक्सिन जो वहाँ के बॉस थे उनसे फाइट करी थी और उसे जीता भी था, तब से आप वहाँ पे फेमस हो गए हो। बट बीच में आप कहाँ गायब हो गए, किसी को पता नहीं चला इसके बारे में। तभी एमसी कहता है कि मेरे बारे में इतने रूमर्स फैले। तभी सब लोग बारी बारी अपना इंट्रोडक्शन देते। पहले वाले बंदे का नाम चोई डंगचियोल होता है, दूसरे वाले बंदे का नाम किम सिखोबे होता है और तीसरे वाले बंदे का नाम गो चियोनसान होता है। वो सारे 24th क्लास के स्टूडेंट होते हैं। तभी एमसी कहता है कि अगर तुम मेरे ही कॉलेज के लड़के हो तब भी तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दूंगा, तुम्हें काम तो करना ही पड़ेगा। तभी एमसी कहता है कि तुम सब मुझे अपनी अपनी आईडी दो, जिससे कि मैं चीफ के पास दिखाकर तुम्हारे लिए काम का इंतजाम कर सकूं। वह सब अपना आईडी दे देते हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, आखिरकार तुम सियोल में किस लिए आए थे? यहाँ पर कोई ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है जहाँ पे तुम काम कर सको। तभी किम कहता है कि यहाँ पर हम किसी पे नजर रखने के लिए आए, इसके लिए हमें गंगनम फ्रैक्शन के लोगों ने काफी सारा पैसा दे दिया है। तभी एमसी कहता है कि आखिरकार जू चुओनसुल ने इन लोगों को क्यों काम दिया है, वो आखिरकार करना क्या चाहता है? वेट, यह तो 2005 साल चल रहा है ना, जैसा कि मुझे याद है वह कमीना जू चुओलसु उसने सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ बुलाया था, वहां पर उसने उनकी लड़ाई लगा दी थी। उस समय लगभग 100 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे और कई सारे लोग घायल हो गए थे, और उनमें से जो लोग बचे थे उन्हें ट्रैश की तरह, कचरे की तरह उस फ्रैक्शन से निकाल दिया गया था। अब मुझे क्या करना चाहिए आगे? क्या मैं उनको रोकूं या नहीं? तभी वह किम से कहता है कि तुम किसी और भी ऑर्गेनाइजेशन जुड़े नहीं हो ना? नहीं, हम किसी और ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े नहीं है, आप हमें अपने अंडर ले लो, तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं। यह लोग सोचते हैं कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ। मैं तो वापस 2005 में बस एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था, बट मैं जब 2008 में पुलिस ऑफिसर बना था तो मैंने गंगनम फ्रैक्शन पर काफ़ी रिसर्च करने के लिए उनके बारे में पता किया था। वह कमीना जू चुओलसी, उसने बहुत सारे रियल इस्टेट्स को बाय किया था। उस समय उसके पास बहुत सारा पैसा था, उसे कोई रोक भी नहीं पा रहा था, बट अभी मैं उसे रोक सकता हूँ। मैं उस कमीने जू चुओलसू को छोड़ूंगा नहीं। जैसा कि तुम सब मेरे साथ काम करना चाहते हो, बट तुम लॉयल कैसे हो यह मैं कैसे जान पाऊंगा? तभी वो लोग हाँ कहकर बताते कि हाँ, हम अपना पूरा 100% देंगे और हम आपके साथ लॉयल रहेंगे। तभी एमसी भी कहता है ठीक है, तुम मेरे साथ काम करना कल से शुरुआत कर सकते हो। और एक बात, मुझे तुम लोगों के नाम याद नहीं रह पा रहे, तो मैं आज एक तुम्हें नए नाम दूंगा। वह पहले वाले बंदे को मसल नाम देता है, दूसरे वाले बंदे को पिग और तीसरे वाले बंदे को डॉर्प नाम देता है। आज से यही तुम्हारे नाम होंगे। यह सुनकर वह तीनों हैरान हो जाते हैं। वह कमीना जू चुओलसू वह सब बुरे कामों का मेन अधिकारी है।
पिछले टाइम 15 सालों से मैं उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। यह लो तुम्हारी फोन्स, मैं जब भी तुम्हें बुलाऊं तुम्हें आना होगा, ठीक है? यस बॉस कहते हैं और वो वहां से निकल जाते हैं। सबसे पहले मुझे अपना एक एम्पायर खड़ा करना होगा, तो मुझे बहुत सारे पैसे लगेंगे। अभी मेरे पास 200 मिलियन ओन है। अगर मैं लोन भी ले लूं तो मुझे सिर्फ 300 मिलियन ओन ही मिलेंगे, उससे ज्यादा तो नहीं मिलेगा। यह सब मिलाकर मेरे पास 500 मिलियन ओन हो जाते हैं, लेकिन मेरा इतने से कुछ नहीं होगा, मुझे और पैसा चाहिए होगा। तभी टीवी पर एक न्यूज चल रही होती है, जिसे सुनकर यमसी शॉक होता है और टीवी की तरफ भागता है। उसमें डॉक्टर होंग वानसुक ट्रांसप्लांटिंग मेथड के बारे में बता रहे होते हैं। तभी यमसी कहता है कि उनकी एम्ब्रियोनिक सेल थीसिस की रिसर्च बहुत कारगर साबित होने वाली है। इससे उन्हें काफी सारा फेम और पैसा मिलने वाला है, जिससे कि उनकी कंपनी के शेयर्स और बढ़ने वाले हैं। तो मैं अपना जो 500 मिलियन वोन है वहां पे लगा सकता हूँ। इतना कहकर वह बहुत खुश हो जाता है। तभी हमारा यमसी एक जगह पर जाता है और वहां पे दरवाजा खटखटाकर अंदर घुस जाता है। वहां पे एक आदमी आराम से सिगरेट स्मोक कर रहा होता है। वह आदमी कहता है कि यह यंग लड़का यहाँ पे किस लिए आ रहा है। तभी यमसी कहता है कि अपने बॉस को बुलाओ। वह आदमी कहता है कि मैं ही बॉस हूँ। यमसी कहता है कि तुम सिर्फ एक गधे हो, जाओ अपने बॉस को बुला कर लाओ। तभी वह आदमी चिढ़ जाता है और यमसी पर हमला कर देता है, बट हमारा यमसी उसे डॉच कर लेता है और उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है। उसके बाद उसके एक हाथ को यमसी जोर से मुड़ा देता है और दूसरे हाथ से उसका मुंह पकड़ लेता है और कहता है कि तुम एक स्टूपिड हो, मैंने तुमसे कहा था बॉस को बुलाओ, लेकिन तुमने नहीं माना। वो आदमी बहुत ही ज्यादा डर जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करे। इसी के साथ यह वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको और भी इसके पार्ट देखने हैं तो कमेंट में नेक्स्ट चैप्टर लिखना ना भूलिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।